मैं एक्सप्लेन करूंगी मूवी सुपर बॉडीगार्ड। मूवी के स्टार्ट में हम मूवी के मेन कैरेक्टर वूलिन को देखते हैं। इसके पास एक छोटा सा लड़का आकर इसको छेड़ना स्टार्ट कर देता है। वूलिन स्ट्रीट में स्प्लिट सिखाता है। ये बच्चा इसको छेड़ रहा है। इसके हाथ में आइसक्रीम भी है और साथ ही साथ ये बच्चा फनी फनी चेहरे बनाकर इसको छेड़ भी रहा है। ये आइसक्रीम को वूलिन के चेहरे के पास भी लाता है, पर तभी हम बहुत सारे ठग देखते हैं जो अपने ग्रुप के साथ आ गए हैं। ये ठग आकर बच्चे की परवाह ना करते हुए उसकी आइसक्रीम को जमीन पर गिरा देते हैं, जिससे बच्चा रोने लग जाता है। वूलिन जो स्प्लिट दिखा रहा था ये बच्चे को देखकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और ठगों के पीछे जाता है। ये ठग बहुत बड़े बिजनेसमैन को पकड़ने के लिए गए थे और वो इसको मारना चाहते थे। इसके बाद वूलिन इनके पास आता है और इनसे पूछता है कि किसने बच्चे की आइसक्रीम पर पाँव रखा। तब ये ठग इसको कुछ भी नहीं बताते और इनमें लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वूलिन हमेशा से जानता था कि कैसे उसने इन ठगों के साथ डील करना है। ये अकेले ही 15 से ज्यादा ठगों को मार देता है। इसकी फ्लाइंग किक्स और मुक्के इतने ज्यादा पावरफुल थे कि कोई भी इसके सामने खड़ा नहीं रह पा रहा था। ये इन सभी ठगों को शिकस्त दे देता है और एंड में अकेला ही ये आदमी था जो इस लड़ाई में बचा था। अब वो बिजनेसमैन जिसका नाम है मिस्टर ली, वो वूलिन का शुक्रिया अदा करता है कि इसने इसकी जान बचाई। मिस्टर ली इसको इनाम भी देना चाहता था। वो इनाम के लिए कुछ पैसे इसके सामने पेश करता है, मगर वूलिन इसकी रकम से इनकार करता हुआ आगे चला जाता है। वूलिन दोबारा से इस छोटे बच्चे के पास जाता है। ये बच्चा दोबारा से इसको छेड़ता है, ये कह कर के तुम जो काम करते हो वो तो मैं भी कर सकता हूँ। मगर साथ ही बहुत सारी ब्लैक कार्स जिसमें बहुत ज्यादा लोग माफिया से बिलोंग करते थे इसको आकर घेर लेते हैं। माफिया ग्रुप का लीडर इसके पास आता है और ये इसका बचपन का दोस्त निकला। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को एक साथ देखते हैं। ये दोनों मिलकर अपनी यादें ताजा कर रहे होते हैं। वूलिन का फ्रेंड इससे पूछता है कि जो हमारे टीचर हमें कुंग-फू सिखाया करते थे वो कहाँ पर गए। ये अपने दोस्त को बताता है कि उनकी डेथ हो गई है। ये उसको उनकी अस्थियां दिखाता है। जब वूलिन के दोस्त को पता चलता है कि इसके मास्टर की डेथ हो गई है तो वो रोने लग जाता है। वूलिन के दोस्त को ये बात याद आती है कि इसने अपने मास्टर के लोहे के जूते चुराए थे और जिसकी वजह से मास्टर ने इसे छोड़ दिया था। साथ ही साथ हमें एक और गैंग का मास्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है मिस्टर फू। मिस्टर फू अपने ही आदमी को धोखा देने पर मार डालता है। वहीं पर वूलिन के फ्रेंड के पास मिस्टर ली आता है जिसकी जान वूलिन ने बचाई थी। वो आकर वूलिन से कहता है कि मुझे अपनी बेटी के लिए बॉडीगार्ड चाहिए। अब वूलिन का दोस्त उससे कहता है कि मिस्टर ली अपनी बेटी के लिए तुम्हें बॉडीगार्ड के तौर पर रखना चाहते हैं, क्या तुम राजी हो। अब ये राजी हो जाता है। मिस्टर ली इससे प्रॉमिस लेते हैं कि किसी भी कीमत पर तुम मेरी बेटी की हिफाजत करोगे। मिस्टर ली की बेटी एक नाइट क्लब में है, वहाँ पर कुछ लोग उसको छेड़ रहे हैं। तभी मिस्टर ली वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सभी लोगों को अपनी बेटी से दूर करते हैं। एक ठग तो इनकी बेटी को लेकर भी जा रहा था, मगर तभी वूलिन आ जाता है और इन ठगों से लड़ाई करता है। जब मिस्टर ली की बेटी को ये बात पता चलती है कि वूलिन उसका बॉडीगार्ड है तो वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें दुगनी रकम पेश करती हूँ, तुम मेरे बॉडीगार्ड मत बनो, छोड़ दो इसको। मगर वूलिन जो कि अपने प्रिंसिपल्स पर कायम रहने वाला इंसान है वो इसको कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए बल्कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वूलिन उस लड़की को एक शॉपिंग मॉल में लेकर जाता है जहाँ पर उसको एक बिगड़ा हुआ लड़का मिलता है। वो लड़का किसी और लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। ये लड़की जाकर उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि ऐसा करने के लिए मुझे वूलिन ने कहा था। अब जब ये लड़का वूलिन से पूछता है तो वो तो इनकार कर देता है। अब उस लड़के के साथ वहाँ पर और भी ज्यादा लड़के थे और अब ये सभी लड़के उस लड़की का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी सेफ्टी वूलिन ने करनी है। उस लड़की का नेम है फीफी। अब ये लड़के फीफी के पीछे पड़े हुए हैं मगर वूलिन उसकी हेल्प नहीं करता। वूलिन उसकी हेल्प तब करता है जब फीफी आकर उससे माफी मांगती है। अब वूलिन उन लड़कों को डराता है और उन्हें पीछे करता है। इस तरह फीफी की जान बच जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वूलिन फीफी के साथ रेस्टोरेंट में जाता है। फीफी यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी मगर वूलिन आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। मगर तभी इसके पास एक वेट्रेस आती है और उसको देखकर वूलिन को ये लगता है कि शायद कुछ गलत है। ये वेट्रेस को पकड़ लेता है और फीफी को इस जगह से दूर लेकर चला जाता है पर बहुत सारे ठग इन पर हमला कर देते हैं। वो इनसे लड़ता है और फीफी को बचाता है। वूलिन अकेला ही इन सबसे लड़ रहा था, इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था मगर ये हिम्मत नहीं हारता। जब ये इन सबसे लड़ रहा होता
है तभी एक आदमी फीफी का हाथ पकड़कर उसको गाड़ी में ले जाता है। ये लोग इसको दूर लेकर जा रहे थे। जब वुलिन इनको देखता है तो ये इनसे लड़ता है। ये उनकी गाड़ी के पीछे भागता है और हम देखते हैं कि जब वो लोग फीफी को लेकर जा रहे थे तो ये एकदम उनकी गाड़ी के आगे आ जाता है। ये गाड़ी पर छलांग लगाता है और फीफी को बचा लेता है। अब फीफी इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। वुलिन फीफी से पूछता है कि तुम्हारे फादर के इतने ज्यादा दुश्मन क्यों हैं और वो तुम्हें अगवा क्यों करना चाहते हैं। फीफी यहाँ पर बेआवाज थी। वो इसको इस बारे में कुछ भी नहीं बताती क्योंकि इसको कुछ मालूम ही नहीं था, मगर ये इसको बताती है कि इसको हमेशा से सेफ्टी की आदत है। हमेशा से जब से ये छोटी है इसके लिए बॉडीगार्ड हायर किए जाते हैं। वहाँ पर हम वुलिन के फ्रेंड को देखते हैं जो मिस्टर फू से बात कर रहा है। मिस्टर फू वुलिन के फ्रेंड को एक टारगेट देते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। एक्चुअली में वुलिन के फ्रेंड को ये कहा गया था कि उसको मिस्टर ली और उसकी बेटी दोनों को पकड़ना है। नेक्स्ट सीन में हम वुलिन को देखते हैं जो अपने आयरन फील्ड से प्रैक्टिस कर रहा है। एक्चुअली में ये स्किल्स इसको इसके मास्टर से मिली हैं। प्रैक्टिस करते हुए इसको ये बात याद आती है कि कैसे बचपन में ये अपने दोस्त के साथ भी प्रैक्टिस किया करता था। अब ये अपनी प्रैक्टिस में इतना ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा था कि इसको समझ आ जाता है जिसने अटैक किया था उस लड़की पर वो आदमी इसके दोस्त के आदमियों में से कोई आदमी है। अब अगले दिन ये अपने दोस्त से जाकर मिलता है। इसका दोस्त इसको कहता है कि अब बेहतर है कि तुम मिस्टर ली की बेटी की हिफाजत मत करो, तुम्हें अब उनके बॉडीगार्ड बनने की जरूरत नहीं है। वुलिन का दोस्त इसको बताता है कि हमने स्टील फैक्ट्री को ट्रेनिंग बेस में चेंज कर दिया है और वहाँ पर आने वाले स्टूडेंट्स को तुम ये बताओगे कि स्टील के जूतों को यूज कैसे करना है। मगर वुलिन अपने दोस्त की बात मानने से इनकार कर देता है। इस बात पर वुलिन के दोस्त को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इसे फाइट का चैलेंज करता है। वुलिन अब अपने दोस्त से फाइट करता है और अपनी फाइटिंग स्किल से उसको हरा देता है। आखिरकार ये अपने दोस्त को शिकस्त दे देता है। वुलिन का दोस्त अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ता है और वुलिन को कहता है कि आज से हम भाई नहीं रहे। इसके बाद वुलिन फीफी के पास जाता है और उसको शहर से दूर ले जाता है। पूछती है कि तुम मुझे दूर क्यों लेकर जा रहे हो। ये उसको बताता है कि तुम खतरे में हो। एक ताकतवर माफिया का ग्रुप है जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। ये दोनों बहुत दूर चले जाते हैं और एक साथ वक्त गुजारते हैं। जब ये माफिया से छुप रहे होते हैं हम देखते हैं वुलिन वो भी फीफी को सिखाता है, जबकि फीफी वुलिन को कार चलाना भी सिखाती है। वुलिन फीफी को बताता है कि उसके जूते 25 kg के हैं। ये एक टेक्निक से इनके बारे में कुछ स्किल सीख रहा है जिससे कि ये इनका अच्छे से यूज कर सकेगा। तभी हम वुलिन के फ्रेंड को देखते हैं जिसको याद आ रहा था कि जब वो गलियों से कचरा खा रहा था तो मिस्टर फू ने उसकी हेल्प की, उसको अपना आदमी बना लिया। तभी हम मिस्टर फू को देखते हैं जिसने मिस्टर ली को पकड़ लिया है। एक्चुअली में मिस्टर ली और मिस्टर फू मिलकर दोनों काम किया करते थे। मिस्टर फू एक जालिम और खुदगर्ज इंसान है। उसने अपनी बीवी को खुद ही मार डाला। अब मिस्टर ली को पकड़ने के बाद ये फीफी को भी ढूंढना चाहता है। मिस्टर फू वुलिन के फ्रेंड से कहता है कि तुम्हें वुलिन को पकड़ना होगा, मगर वुलिन के फ्रेंड को ये लगता है कि अभी उसके आदमी वुलिन को पकड़ने के काबिल नहीं है और अब इसीलिए वुलिन को पकड़ने के लिए ये लोग बेड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। अब वुलिन का फ्रेंड फीफी को पकड़ने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां से उनको खबर मिली थी कि ये लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर वुलिन को भी पता चल जाता है कि माफिया यहाँ पर पहुंच चुकी है, इसीलिए ये फौरन से फीफी को साथ लेकर यहाँ से भाग जाता है। ये लोग जंगल में भाग रहे थे मगर बदकिस्मती से इसके फ्रेंड का एक आदमी इन लोगों को देख लेता है। अब वुलिन के फ्रेंड के लोग वुलिन पर हमला कर देते हैं और फीफी को भी पकड़कर जबरदस्ती मारा जाता है। इन दोनों को पकड़कर एक गोदाम में ले जाया जाता है। वुलिन फीफी को बचाना चाहता था, ये भी गोदाम में इनसे लड़ना चाहता था, मगर तभी इसका पाँव उन बेड़ियों में फंस जाता है जिन्हें जानबूझकर वहाँ पर इंस्टॉल किया गया था। अब बहुत सारे आदमी इस पर हमला कर देते हैं। ये अकेला उनसे लड़ रहा था। ये एक अनफेयर लड़ाई थी क्योंकि ये अकेला था और वो बहुत ज्यादा लोग थे और बेड़ियों के साथ लड़ना इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। वहाँ पर फीफी को भी रस्सियों से बांध दिया गया था। जब ये उसको देखता है तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। ये फीफी को बचाने के लिए दोबारा से उनसे लड़ने की कोशिश करता है। हालांकि ये बेड़ियों में फंसा हुआ था मगर ये हार जाता है और इसका दोस्त इसको दूर फेंकाता है जंगलों में। अब जंगल में इसके लिए एक गड्ढा बनाया जाता है और इसको जिंदा दफन कर दिया जाता है। अब ये लोग तो चले गए थे मगर ये अभी भी जिंदा था, पर उन्हें लगा ये मर चुका है। अब ये सीधा फीफी के घर जाता है। ये वहाँ पर अपने जूते बदलता है और अपनी शक्ल को चेंज करता है। इसके बाद सीधा ये अपने हेडक्वार्टर जाता है जहाँ पर फीफी
रूसली और मिस्टर ली को पकड़ा गया है। अब जब ये वहाँ पर जाता है तो पहले ही फाइटर इसका वहाँ पर इंतजार कर रहे थे। वो अकेले सभी एक विलन की तरफ दौड़ते हैं। वुलिन अकेला होने के बावजूद उनसे लड़ता है, एक एक करके उनकी टांगे तोड़ते जा रहा है, उन सबको शिकस्त देता जा रहा है। उन सबको मारने के बाद ये हेडक्वार्टर में दाखिल होता है। वहाँ जाकर ये उस ग्रुप को ढूंढता है जिस ग्रुप ने इसको पहले हराया था। इस बार वुलिन पहले से ज्यादा पावरफुल था और ये अपनी एक एक किक से सबको मारता जा रहा था। अब ये आगे हेडक्वार्टर में बढ़ता है जहाँ पर मिस्टर ली था और इसकी बेटी फे भी कैद की गई थी। यहाँ पर इसको पता चलता है कि माफिया का हेड मिस्टर फू एक्चुअली में इसके फादर हैं। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर ली और मिस्टर फू दोनों बिजनेस पार्टनर थे, मगर मिस्टर फू ने मिस्टर ली की वाइफ को मार दिया क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर थी। और साथ ही मिस्टर फू के एक फॉर्चून टेलर ने बताया था कि तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा ग्रेट है और इसकी फाइटिंग पावर बहुत ज्यादा तेज है। फॉर्चून टेलर ने इसको बताया था कि इसके आसपास जो भी आएगा वो मारा जाएगा। अब इसने तो फॉर्चून टेलर की बात पर यकीन किया और अपने बेटे को बहुत ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। हम दोबारा प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वुलिन का दोस्त इससे फाइट करने के लिए रेडी है। ये दोनों सेम टेक्निक्स का यूज कर रहे थे एक दूसरे को हराने के लिए, मगर वुलिन आखिरकार जीत जाता है और अपने फ्रेंड की लिप्स तोड़ देता है। वुलिन का दोस्त इसका दोस्त नहीं बल्कि इसका दुश्मन निकला। अब वुलिन जब उठने लगता है तो मिस्टर फू का एक असिस्टेंट इस पर शूट कर देता है। ये देखकर वुलिन असिस्टेंट की तरफ दौड़ता है, मगर गोली इसके लेफ्ट साइड पर लग जाती है। सबको ये लगता है कि इसके हार्ट में गोली लगी है और अब ये जिंदा नहीं बचेगा, मगर ये बच जाता है क्योंकि इसका हार्ट तो इसकी राइट साइड पर था। इसके बाद ये उस असिस्टेंट को भी हरा देता है और बाद में अपने फादर को जाकर पकड़ लेता है। ये उनको मारना चाहता था, उन पर अटैक करना चाहता था, मगर कैसे ये अपने फादर को ही मार दे। इसके बाद हम कुछ माह के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर ली की डेथ हो गई उनके 4 स्टेज कैंसर की वजह से। नेक्स्ट सीन में हम वुलिन को देखते हैं जो कि क्लिफ के टॉप पर खड़ा अपने मास्टर की अस्थियां गिरा रहा है। और अब मैं सेकंड मूवी इम्पॉसिबल को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक डिलीवरी बॉय को देखते हैं जिसका नाम होता है टैंक, जो उस टाइम अपने ट्रक से सामान डिलीवर करने जा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्पेस से कुछ मिट्योर जमीन की तरफ आ रहे हैं। उधर टैंक का ट्रक बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है, लेकिन तभी वो मिट्योर उसके ट्रक से आकर टकरा जाते हैं जिससे उसका ट्रक पलट जाता है और टैंक भी इंजर्ड होकर वहीं पर ही गिर जाता है। अब टैंक इतनी बुरी तरह से गिरा था कि वो बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस मिट्योर में से एक क्रीचर बाहर निकलता है जो बाद में एक एलियन बॉल में कन्वर्ट होकर सारी चीजों को स्कैन करने लगता है। वो एलियन टैंक के टूटे हुए ट्रक को स्कैन करने लगता है जिससे वो ट्रक ठीक हो जाता है बिल्कुल। इसके बाद वो स्कैन करता है टैंक को, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि टैंक का भी काफी खून निकल रहा है। वो एलियन उसके खून को अब्सॉर्ब करके उसे भी बिल्कुल ठीक कर देता है। बाद में वो उसके टूटे हुए लैपटॉप को भी स्कैन करके उसे भी फिक्स कर देता है। ऐसा करने के बाद वो एलियन लैपटॉप की स्क्रीन में चला जाता है। इसके बाद सीन यहाँ पर कट हो जाता है और नेक्स्ट डे सारे न्यूज चैनल पर टैंक का इंटरव्यू चल रहा होता है जिसमें वो मिट्योर के टकराने वाली बात बता रहा होता है और बताता है कि मेरे सर से बहुत सारा खून बह रहा था, लेकिन अब ना कोई इंजरी है और ना ही खून है। तब उसकी ये बात सुनकर कोई भी यकीन नहीं करता और सारे उसे पागल समझने लगते हैं। और उसका ये इंटरव्यू ईरान नाम का एक आदमी भी देख रहा होता है और सिर्फ ये इकलौता ही होता है जो टैंक की बातों पर यकीन कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम टैंक के बॉस को देखते हैं जो कि टैंक को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। टैंक उस दिन अपने बॉस का सामान ही डिलीवर करने जा रहा था, यानी जब मिट्योर उसके ट्रक से टकरा गई। यहाँ पर टैंक अपने बॉस से माफी मांगता है कि उस दिन आपका बहुत सारा नुकसान हो गया। इसके बाद टैंक अपनी बेस्ट फ्रेंड रूसली के पास जाता है। वो कहती है कि तुम अपने नुकसान को भरने के लिए इंश्योरेंस भी करवा सकते हो जिससे कि तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। ये कहकर वो टैंक को इंश्योरेंस पेपर देती है, लेकिन जब टैंक वॉशरूम जाता है तो वो पेपर उसे वहीं पर ही गिर जाते हैं। अब रात को टैंक जब फ्रेश होकर अपने रूम में आता है तो वो एलियन उसके लैपटॉप से वो इंश्योरेंस पेपर बाहर निकाल देता है और ये देखकर टैंक काफी शॉक्ड हो जाता है और अब वो लैपटॉप के पास बैठकर उसकी तरफ घूरने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे आदमी ईरान को टैंक के बॉस के पास देखते हैं। ईरान यहाँ पर टैंक के बॉस को कहता है कि तुमने उस ऑर्डर के लिए मुझसे 15 मिलियन लिए थे। अब तुम्हारा ऑर्डर तो मिट्योर ने उड़ा दिया, लेकिन मेरी 15 मिलियन मुझे वापस चाहिए वरना तुम्हारी ये कंपनी मेरी हो जाएगी। ये कहने के बाद ईरान वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब टैंक अपने बॉस के पास आता है तो वो देखता है कि वो तो काफी परेशान है और जब उसे ईरान वाली बात का पता चलता है तो वो अपने बॉस से कहता है, बॉस कुछ दिनों में मेरे पास इंश्योरेंस का पैसा आ जाएगा और फिर वो पैसे मैं आपको दे दूंगा। तब उसका बॉस कहता है कि लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, हमें हार मान लेनी चाहिए, हम डूब चुके हैं। नेक्स्ट डे रूसली टैंक के पास
पास इंश्योरेंस पेपर लेने के लिए आती है और वहाँ पर वो टैंग की बेटी की पिक्चर्स देखती है। यहाँ पर टैंग रूसली को बताता है कि मेरी बेटी की 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। तब ये सुनकर रूसली नाराज हो जाती है और गुस्सा करते हुए वो टैंग से कहती है कि तुमने आज तक मुझसे ये बात क्यों छुपा कर रखी, मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में। इसके बाद वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। टैंग अपने लैपटॉप में अपनी बेटी की पुरानी वीडियोस देख रहा होता है, लेकिन इसी दौरान लैपटॉप से एक लाइट निकलने लगती है और अब टैंग को अपने लैपटॉप में पूरी गैलेक्सी दिखाई दे रही थी और जब वो लैपटॉप को टच करता है तो उसका पूरा हाथ ही गैलेक्सी में चला जाता है। फिर वो अपने लैपटॉप के अंदर 2 टॉयज कार डालता है। तब उनमें से जो BMW कार होती है वो रियल में टैंग के रूम में आ जाती है। तब ये देखकर टैंग काफी शॉक्ड हो जाता है और फिर वो घबराते हुए अपनी कार के अंदर बैठ जाता है और कार में भी उसे गैलेक्सी का व्यू दिखाई दे रहा था। उसे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन वो कार सच में होती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टैंग पानी पी रहा था, लेकिन तभी उसके सामने अचानक से वो एलियन बॉल आ जाती है और जब टैंग की नजर अचानक उस पर पड़ती है तो टैंग के मुंह से पानी निकलकर उस एलियन बॉल पर गिर जाता है। तो वो एलियन बॉल टैंग से कहती है कि ये पानी गंदा है और पानी से मुझे एलर्जी होती है। यहाँ पर वो एलियन अपना नाम बताता है कि मेरा नाम मैमडा है और मैं जिस प्लेनेट से आया हूँ उसका नाम है 452। लेकिन टैंग को तो उसकी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पर वो एलियन यानी कि मैमडा टैंग से कहता है कि ये कार तुम रख लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जिस पर टैंग कहता है कि थैंक यू, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए और मेरे घर से चले जाओ। जिस पर मैमडा कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं बहुत जल्द चला जाऊंगा, मैं बस इंसानी बॉडी को स्कैन करने आया हूँ और जब तक तुम्हारे तौर तरीके, रहन सहन, उठना बैठना नहीं सीख जाता मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। लेकिन टैंग तो उसकी वजह से काफी परेशान था, इसीलिए वो उसे रैकेट से मारने लगता है। इसके बाद रूसली टैंग के घर वापस आती है उससे सॉरी बोलने के लिए अपने बिहेवियर पर, जहाँ टैंग रूसली को भी उस एलियन यानी मैमडा के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पर रूसली उसकी बातों का यकीन नहीं करती। फिर टैंग रूसली को वही कार दिखाता है जो कि उस टाइम रियल फॉर्म में नहीं होती बल्कि प्लास्टिक फॉर्म में होती है और उसके अंदर जाते ही रूसली को भी गैलेक्सी दिखाई देने लगती है और बाद में वो कार भी रियल कार बन जाती है और अब रूसली को भी टैंग की बातों पर यकीन होने लगता है। इसीलिए वो एक्साइटेड होते हुए लैपटॉप से कहती है कि प्लीज मुझे भी एक गिफ्ट दे दो और गिफ्ट में मुझे कोई कार नहीं बल्कि एक शॉप चाहिए। फिर नेक्स्ट डे जब टैंग जागता है तो वो दिखता है कि सच में रूसली की एक शॉप बन गई है और वो रूसली से कहता है कि ये दुकान तुम्हारी नहीं है, हम नहीं जानते कि वो क्रिएचर, वो एलियन अच्छा है या फिर बुरा है, हम उस पर यकीन कैसे कर सकते हैं, इसीलिए मेरी बात मानो, तुम इस शॉप को छोड़ दो। लेकिन टैंग की ये बातें सुनकर रूसली उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तब टैंग वहाँ से निकलकर अपने रूम में आ जाता है और लैपटॉप को देखकर उसके अंदर मैमडा पर गुस्सा करने लगता है, उस पर चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि बस कर दो ये सब कुछ, अगर तुम ऐसी हरकतें करते रहे तो मैं जेल चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी इतनी इनकम नहीं है कि मैं BMW कार ले सकूं जो तुमने मुझे दी है। लेकिन उसकी बातों पर मैमडा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता, इसीलिए टैंग को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना लैपटॉप ही तोड़ देता है और तब मैमडा इनविजिबल होकर उसके पीछे से आकर विजिबल हो जाता है, जहाँ टैंग उससे कहता है कि तुम मेरे घर से फौरन निकलो। वो मैमडा को विंडो के पास लाकर उस पर पानी डाल देता है, जहाँ पर बाद में मैमडा भी उस पर इलेक्ट्रिक शॉक के छोटे छोटे अटैक करता है और ऐसा करके वो उसे काफी परेशान करता है। तब इन सबसे तंग आकर टैंग मैमडा से कहता है, अच्छा मेरी बात सुनो, मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हूँ, यानी कि अब से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। और इसीलिए टैंग मैमडा के साथ बाहर घूमने जाता है, जहाँ टैंग चालाकी से मैमडा को एक बोतल में बंद करके उसे पानी में फेंक देता है। बाद में वो अपनी साइकिल पर बैठकर खुश होकर वहाँ से जाने लगता है कि थैंक गॉड फाइनली मेरी उस मैमडा से जान छूट गई। अभी टैंग साइकिल से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से सामने उसके मैमडा आ जाता है। अब यहाँ पर मैमडा थोड़ा थोड़ा गुस्सा होता है, इसीलिए वो दोबारा से टैंग को इलेक्ट्रिक शॉक के छोटे छोटे झटके देने लगता है। लेकिन तभी टैंग वहाँ से भागने लगता है और तब मैमडा उसके नीचे आकर उसे हवा में उड़ाने लगता है और इस सबसे टैंग को काफी मजा आता है, वो काफी खुश होता है और फिर इसके बाद वो रियल के फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब रात का सीन हम देखते हैं जहाँ पर टैंग सोया होता है, लेकिन तभी मैमडा उसकी बेटी की पिक्चर स्कैन करने लगता है और फिर से रूम में वही गैलेक्सी क्रिएट करता है, जहाँ पर इस बार उसकी बेटी डांस कर रही थी और अपने फादर को यानी टैंग को अपने पास बुला रही थी। तब ये देखकर टैंग खुश तो होता है लेकिन इमोशनल भी हो जाता है और मैमडा को उसकी बेटी को दिखाने के लिए थैंक्स बोलता है। उधर हम देखते हैं कि ईरान के लोग टैंग के बॉस को पकड़ लेते हैं क्योंकि उसने अभी तक उसके पैसे लुटाए नहीं होते। फिर वो उसके दांत निकालकर उसे टॉर्चर करने लगते हैं और हंसते हुए उसे कहते हैं कि जल्दी से 15 मिलियन लौटा दो वरना अगली बार हम तुम्हें जान से ही मार डालेंगे। और जब टैंग को इस बारे में पता चलता है तो वो फौरन अपने बॉस के पास जाता है और कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों मिलकर पैसों का इंतजाम करेंगे। लेकिन तभी अचानक से
उसका बॉस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। तब उसे बचाने के चक्कर में टैंक भी बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मैमडा भी आ जाता है और उन दोनों को वो बचाने के लिए पतले से प्लास्टिक फॉर्म में बदल देता है, जिसकी वजह से अब वो दोनों जमीन पर गिरते नहीं हैं, बल्कि आराम आराम से फ्लाई करते हुए जमीन पर आ रहे थे। और जब वो दोनों जमीन पर आते हैं तो मैमडा उन दोनों को ओरिजिनल फॉर्म में बदल देता है। ये सब देखकर टैंक के बॉस के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अभी अभी उनके साथ क्या हुआ। जहाँ पर अब टैंक उसे मैमडा के बारे में बताता है। टैंक का बॉस मैमडा से दोस्ती करने के लिए हाथ भी बढ़ाता है और उसके साथ सेल्फी भी लेता है। जहाँ बाद में टैंक रूसली से मिलने जाता है, जहाँ रूसली उसे कहती है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें चीट करके किसी और आदमी के साथ चली गई है और मेरे हस्बैंड ने भी यही किया है, वो भी किसी और के साथ चला गया है, तो क्यों ना हम दोनों एक होकर शादी कर लें और बाद में एक फैमिली बनाएं। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मैमडा आ जाता है और कहता है कि तुम्हें ये सारी बातें करने के लिए रूम में जाना चाहिए, ना कि यहाँ पर खड़े होकर ये सब कुछ करना चाहिए। तो वो दोनों ये देखकर शॉप के अंदर भाग जाते हैं। उधर हम देखते हैं ईरान को, जो टैंक के बॉस के पास जाता है और उसे मैमडा की पिक्चर्स दिखाता है। यहाँ पर ईरान उससे कहता है कि चलो एक डील कर लेते हैं, तो मुझे वो एलियन लाकर दो जिसके बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। फिर टैंक को आता हुआ देखकर उसका बॉस सुसाइड का ड्रामा करने लगता है। तब ये देखकर टैंक उसे बचाने लगता है। तब यहाँ पर उसका बॉस उसे कहता है कि छोड़ दो मुझे, मरने दो मुझे, क्योंकि अगर मैं जिंदा बचा तो ईरान तो मुझे वैसे ही मार देगा, लेकिन हाँ अगर मैं ईरान को वो एलियन दे दूं तो वो मुझे छोड़ देगा। तो इसीलिए मजबूरन टैंक मैमडा को अपने बॉस के हवाले कर देता है। यहाँ पर उसका बॉस उसे पूछता है लेकिन ये काम कैसे करता है, जिस पर टैंक कहता है कि तुम इसको पानी में डाल दो। तब ये सुनते ही रूसली मैमडा को पानी में डाल देती है, लेकिन अब क्योंकि मैमडा को पानी से एलर्जी होती है इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए मैमडा चिढ़ते हुए रूसली को हवा में उड़ाकर उसे पानी में डुबोने लगता है। तब ये देखकर टैंक भी उस पानी में जंप कर देता है और फिर वो मैमडा को ऐसा करने के लिए मना कर देता है। इसके बाद मैमडा उन दोनों को छोड़ देता है। इस सब के बाद टैंक का बॉस उस पर गुस्सा करते हुए उसे कहता है कि तुम बहुत बदतमीज हो, मैं जानता हूँ कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, क्योंकि अगर मैं मैमडा को पानी में डालता तो वो मुझे ही पानी में डुबोकर मार देता। और हाँ, अगर ये एलियन इतना कुछ कर सकता है तो ये तुम्हारी बेटी को भी वापस ला सकता है, यानी उसे जिंदा कर सकता है दोबारा। जिस पर टैंक कहता है कि हो भी सकता है, लेकिन मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जहाँ बाद में टैंक उन दोनों को एक लोकेशन पर अपने साथ ले जाता है, यानी जहाँ उसकी बेटी की एक्सीडेंट में मौत हुई थी। वहाँ पहुंचकर वो इमोशनल होते हुए रोने लगता है। तब उसे देखकर मैमडा वहाँ पर एक लाइट गेट ओपन करता है, जिसके अंदर बाद में वो तीनों चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जाते ही वो काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मैमडा ने यहाँ पर उस दिन का गेट ओपन किया होता है जिस दिन टैंक की बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, और वहाँ पर सारा टाइम रुका होता है, यानी सारे लोग फ्रीज होते हैं। लेकिन तभी टैंक की नजर अपने ट्रक पर पड़ जाती है, जहाँ ट्रक में उसकी बेटी बैठी होती है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि ट्रक के पिछले वाले डोर से ईरान के लोग सामान चोरी कर रहे हैं। वो असली सामान को वहाँ से चुराकर नकली सामान वहाँ पर रख रहे थे। इसके बाद टैंक अपनी बेटी के मोबाइल पर कॉल करता है, जिससे वो टाइम फिर से स्टार्ट हो जाता है, यानी वहाँ पर टाइम अब चलने लगता है। जहाँ पहले वो सारे लोग जो फ्रीज थे अब मूव करने लगते हैं। टैंक की बेटी ट्रक से उतरती है, जहाँ टैंक उसे पकड़ने लगता है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आती, क्योंकि ये दूसरी दुनिया थी और ये तीनों लाइट गेट से यहाँ पर आए थे। यहाँ पर टैंक की बेटी भी अपने फादर को नहीं देख पाती और ईरान की एक आदमी के पास जाकर उसकी पिक्चर्स बनाने लगती है। अब पिक्चर बनाने के बाद जैसे ही वो भागने लगती है तो वहाँ एक कार आकर उसे हिट कर देती है और उसे हवा में उड़ा देती है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जहाँ बाद में हम टैंक और मैमडा को रियल टाइम में देखते हैं। यहाँ पर टैंक मैमडा से काफी खुश होता है और उसे थैंक्स कहता है और उससे कहता है कि मैं अपनी बेटी को दोबारा देखना चाहता था और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हुआ और मैंने अपनी बेटी को दोबारा देख लिया। और तभी टैंक के पास ईरान की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा बॉस और रूसली जिंदा और सही सलामत चाहिए तो उस एलियन यानी मैमडा को मेरे हवाले कर दो। तब ये सुनते ही टैंक ईरान के पास पहुंच जाता है, जहाँ ईरान उसे कहता है कि वो एलियन मैमडा मुझे दे दो और उसके बदले में इन दोनों को ले जाओ। तब टैंक ऐसा ही करता है और उस एलियन यानी मैमडा को वो ईरान के हवाले कर देता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तब ईरान उसे कहता है कि सुनो, ये तो बता दो कि ये काम कैसे करता है। तब यहाँ पर टैंक एक ट्रिक करता है और कहता है कि तुम बस इसे पानी में डालो और फिर ये काम करने लगेगा। तब उसकी ये बात सुनकर ईरान को उस पर शक होने लगता है, इसीलिए वो खुद उस एलियन को पानी में नहीं डालता, बल्कि अपने एक आदमी को उस एलियन मैमडा को पानी में डालने के लिए कहता है। अब जैसे ईरान का आदमी मैमडा को पानी में डालता है, मैमडा रूसली की तरह उस आदमी को भी हवा में उड़ाकर पानी में डुबोने लगता है। वो उसे काफी देर तक पानी में डुबोता रहता है और उसे जान से मार डालता है। इसके बाद ईरान टैंक को उसका इंटरव्यू दिखाता है, वो इंटरव्यू जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी
भी देखा था। वो टैंक से कहता है कि तुमने अपने इंटरव्यू में बताया था ना कि तुम्हारा खून निकल रहा था और फिर बाद में तुम्हारी इंजरी ठीक हो गई थी, तुम्हें कोई खून नहीं निकल रहा था, यानी कि तुम उठने के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। ये कहने के बाद ईरान अपने खून की एक बोतल निकालता है और उसे बताता है कि एलियन ने असल में तुम्हारा खून पिया था, इसीलिए वो तुम्हारा है, तुम्हें अपना समझता है और अब ये एलियन मेरा खून पिएगा, जिसके बाद ये मेरा हो जाएगा और मुझे ही अपना समझेगा। ये कहते ही ईरान मेमडा को अपने खून की बोतल में डाल देता है और जब मेमडा खून की बोतल से बाहर निकलता है तो यहाँ पर वो ईरान के सामने झुक जाता है, जहाँ ईरान काफी खुश होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो एक गोल्फ बॉल की तरह मेमडा को जमीन पर रखता है और मेमडा को गोल्फ स्टिक से मारता है, जहाँ मेमडा वहाँ पर रखे हुए सारे सामान को तोड़कर वापिस से ईरान के पास आ जाता है और वो मेमडा को जमीन पर रखकर रूसली पर निशाना लगाने लगता है और उसे स्टिक से मारता है, जहाँ अब मेमडा तेजी से रूसली की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए टैंक उसके सामने आ जाता है और मेमडा टैंक के मुंह में चला जाता है और टैंक भी उसे निगल लेता है। ऐसा करने के बाद टैंक जमीन पर गिर जाता है, जहाँ ईरान उसे मेमडा को बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अब टैंक की बॉडी का साइज आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, यानी उसकी बॉडी का साइज अब बढ़ता जा रहा है। उसका हाथ तो बहुत ही बड़ा हो जाता है और अजीब से एलियन क्रिएचर के हाथ जैसा दिखने लगता है और फिर देखते ही देखते टैंक एक काफी बड़े मेमडा में चेंज हो जाता है, जहाँ बाद में वो दोबारा ट्रांसफॉर्म होकर एक बहुत बड़े एलियन में बदल जाता है। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर वो सारे लोग इतना डर जाते हैं कि वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ पर बिग मेमडा उन सभी को छोटी छोटी एलियन बॉल से मारने लगता है, जहाँ बाद में वो उन्हें भी प्लास्टिक फॉर्म की बारीक लेयर में बदल देता है। उधर रूसली बिग मेमडा को देखते हुए उसे पूछती है कि तुम टैंक हो ना, और वो रूसली के गले पर नाइफ रखकर कहता है, टैंक अगर तुम चाहते हो कि रूसली की जान बच जाए तो फौरन बाहर आ जाओ, वरना तो मैं तुम्हारी रूसली को मार दूंगा। जहाँ बाद में बिग मेमडा उसे भी प्लास्टिक फॉर्म में बदलकर मार डालता है। रूसली दोबारा से बिग मेमडा से कहती है कि अगर तुम सच में टैंक हो तो फौरन बाहर आओ। जहाँ अब बिग मेमडा अपने अंदर एक काफी बड़ा होल बना देता है, जहाँ वो रूसली को दिखाने के लिए एक गैलेक्सी का गेट खोलता है, जहाँ रूसली उस गैलेक्सी में टैंक को देखती है, जो कि उस टाइम बेहोश होता है। यहाँ पर रूसली उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन टैंक गैलेक्सी में काफी दूर चला जाता है। तब ये देखकर रूसली रोने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि हम दोनों एक होकर शादी कर लेते हैं और अपनी फैमिली बनाते हैं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तो अब मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगी। इसके बाद टैंक गैलेक्सी से बाहर आ जाता है, जहाँ बिग मेमडा एक गैलेक्सी में बदल जाता है और उस गैलेक्सी को देखकर वो दोनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें गैलेक्सी पर फोकस करते हुए टैंक दिखाया जाता है, जहाँ होश में आते ही टैंक कहता है कि कोई मेरे लिए कपड़े लेकर आओ। तब ये सुनते ही रूसली उसके पास आ जाती है और वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम टैंक और रूसली को देखते हैं, जहाँ अभी भी टैंक के पास मेमडा होता है, जहाँ टैंक मेमडा को एक बर्ड हाउस में रखता है और कहता है कि देखो मेमडा, ये हमारा नेचर है जो कि पूरी तरह से प्योर है, तुम यहाँ पर बड़े आराम से सुकून से रह सकते हो। यहाँ पर रूसली टैंक से कहती है कि हम मेमडा से और कुछ भी मांग सकते हैं, जिस पर टैंक कहता है कि वो क्या। तब रूसली कहती है कि तुम इसे कहो कि उस ब्लैक कार यानी BMW को अपार्टमेंट से बाहर निकाल दे प्लीज, जिस पर टैंक कहता है कि नो, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला, और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ बर्ड हाउस में मेमडा को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।